आज पॉलिटिकल टॉक पे हमारे साथ बहुत अहम हस्ती मौजूद है। नागपुर में इनका कद बहुत बड़ा है, ग्राउंड लेवल पे ये काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आभा पांडे जी। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी पूर्व नागपुर को लेकर रणनीति है और किस तरीके से पूर्व नागपुर और ज़्यादा डेवलप हो सकता है और क्या क्या चीज़ें वो सोचती है कि पूर्व नागपुर से और क्या क्या चीज़ें सामने आ सकती है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी तक की आपकी पॉलिटिकल जर्नी कैसी रही? मेरी पॉलिटिकल जर्नी मैंने बहुत एंजॉय की है, क्योंकि जनता की सेवा में ही समर्पित रही हूँ हमेशा। तो मैंने उसको एंजॉय किया, क्योंकि जब हम किसी के भलाई के लिए काम करते हैं, हमारा हर वो प्रयास व्यक्ति के भलाई के लिए जब होता है, और वो भलाई होने के बाद जो आत्मिक सुख हमें मिलता है, तो उसमें एक व्यक्ति एक अलग आनंद का अनुभव करता है, जो मैंने सेवा देते वक्त मैंने अनुभव किया है। मैम, जैसे पूर्व नागपुर, आपको डेवलपमेंट के तौर पे पूर्व नागपुर को आप कहाँ पे देखते हैं? नहीं, देखिए, डेवलपमेंट जो भी पूर्व नागपुर में हुआ है वह अनियोजित विकास हुआ है। कहीं भी कोई नियोजन नहीं। बड़े बड़े रास्ते बना दिए जा रहे हैं, जहाँ पे घनी आबादी है, जहाँ बस्तियां हैं, वहाँ रोड नदारद है, रास्ते नदारद हैं, लोगों को चलने के लिए जगह नहीं, सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं। जो लोग 15 साल से वहाँ के स्वयं को कहते हैं कि मैं कार्य सम्राट आमदार हूँ, उन आमदार महोदय ने आज तक 15 साल में अपने एरिया में सीवर लाइन तक नहीं डाली। आज भी कई इलाके पूर्व नागपुर के जहाँ सेप्टिक टैंक हैं। तो ये दर्शाता है, देखिए आप, रास्ते पुलों का निर्माण आप देखिए, अनियोजित विकास। पूर्व जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ विकास। आप पुल का निर्माण कर देने से ये विकास की परिभाषा नहीं हुई। विकास वो होता है कि सबसे पहले आप मूलभूत सुख सुविधाएं अपने क्षेत्र की जनता को दें। जो मूलभूत सुख सुविधाओं का अभाव हमें पूर्व नागपुर में दिखता है, यह बेहद गंभीर है। और इसको लेकर जब लोग हमारे पास आते हैं, और मैंने जब इन सब विषयों का अभ्यास किया या उनके लिए मैंने प्रशासन से जब भी संपर्क करना चाहा, तो वो हर पल मुझे ये दिखाई दिया कि जो विकास हुआ है ये विनाश की ओर ले जाने वाला विकास है। इसे विकास कतई नहीं कहा जाएगा, अनियोजित विकास है। टाइम बाउंड कोई प्रोग्राम नहीं है। पहला काम पूर्ण नहीं होता, दूसरे काम का तुरंत भूमि पूजन कर दिया जाता है, तो इसे विकास नहीं कहते हैं। आज आपने देखा, चंद घंटों की बारिश, 2-3 से 4 घंटे बारिश आई और पूरे पूर्व नागपुर में कहर ऐसा हुआ कि लोगों के घरों में 5-5 फीट पानी। क्या आप इसे विकास कहेंगे? क्या ये विकास की परिभाषा है? लोगों के पास खाने को दाना नहीं था उस वक्त। 4-4, 5-5 दिन लोगों की बस्तियों में पानी भरा रहा। भांडेवाड़ी जैसा जो इलाका था, वहां पर भांडेवाड़ी का जो डंपिंग यार्ड है, उसका कचरा दीवार को तोड़कर लोगों के घरों में घुसा। तब विधायक महोदय कहाँ थे? मैं वहां पहुंची। मैंने वहां नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त को बुलाया, प्रशासन को बुलाया, सारी सुविधाएं वहां मुहैया कराने उन सबको निर्देश दिए। तब विधायक महोदय कहाँ थे? केवल विकास का डिंडोरा पीट लेने से विकास नहीं हो जाता। हम जब देखते हैं जहां पर पुलों का निर्माण वो कर रहे हैं, वहां के जो व्यापार है वो पूरी तरह से ठप हो गया। जहां पुलों की जरूरत नहीं थी, आप लकड़गंज देख लीजिए, आप जूना मोटर स्टैंड देख लीजिए, आप हिवरी नगर का देख लीजिए, जहां जरूरत नहीं थी वहां पुलों का निर्माण किया गया। तो जब आपके पास कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं है, आपके पास अनियोजित विकास है, तो आप कैसी बात करते हैं विकास की? कोई डेवलपमेंट आपने किया ही नहीं। और मेरा तो मानना है कि जितना फंड वहां पर लाया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय नितिन जी गडकरी, जो नागपुर शहर के सांसद हैं, उन्होंने लाया। लेकिन फिर भी स्वयं डिंडोरा पीटने वाले विधायक वो जो निधि था उसका भी सही मायने में विकास नहीं कर पाए। उस निधि से भी यह बहुत दुखद भाव है। मैम, एक बहुत बड़ी चर्चा ये चल रही है, हम लोग भी ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं, तो एक वर्धमान नगर से एक पुल चलता है जिसका लैंडिंग आ रहा है पेरिस सिटी, कुकरेजा की पेरिस सिटी के पास। तो कई लोग बोलते हैं कि इसको कुकरेजा फ्लाईओवर डिक्लेयर कर दीजिए, कि हमारे पास कई सारे बाइट्स हैं।
जिस वजह से लोगों को ये लग रहा है कि वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी वो फ्लाईओवर की, और बेवजह लोगों को तकलीफ दी जा रही है वो फ्लाईओवर बना के, और सिर्फ एक किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि सरकार किसी के लिए, या फिर जो विधायक जी है वो किसी ना किसी के इस पे काम करना चाह रहे हैं? देखिए, पूर्व नागपुर में केवल वो एक फ्लाईओवर नहीं, जी पूर्व नागपुर में जितने फ्लाईओवर्स बनाए, देखिए जब भी कोई बड़ा काम करना होता है तो वहाँ के लोगों की का मत जानना होता है, लेकिन इन विधायक महोदय ने वहाँ के स्थानीय नागरिकों का मत जानने की कोशिश ही नहीं की। वहाँ उन्हें जरूरत ही नहीं थी। आप विकास करेंगे तो जनता की जरूरत के आधार पे विकास करेंगे ना, उसको हम विकास कहेंगे, वो विकास की परिभाषा होती है। लेकिन आपने बिना लोगों का मत जाने लोगों वहां पर जो विकास किया उसका निश्चित रूप से लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों का व्यापार चौपट हो गया। जहां जहां से आप फ्लाईओवर लेके जा रहे हैं, जहां जरूरत नहीं थी, 180 फीट के रोड है, वहां तो जरूरत ही नहीं है फ्लाईओवर्स की, लेकिन आपने फ्लाईओवर बना दिया। तो लोगों को परेशानियां तो हो रही हैं और आगे भविष्य में होने भी वाली है उससे। तो आखिर वो उनकी जो समस्याएं हैं उससे कैसे आप निजात दिलाएंगे, कैसे विधायक महोदय निजात दिलाएंगे? विधायक महोदय के पास जो लोग जा रहे हैं कि आप ये पुलों का निर्माण गलत तरीके से कर रहे हैं, विधायक महोदय कहीं भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप जनता के सुविधा के लिए बना रहे हैं या खुद के किसी स्वार्थ के चलते आप पुलों का निर्माण कर रहे हैं। मैम, आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया था जोर शोर से कि नागपुर के लगभग 75% सीसीटीवी कैमरास वर्क नहीं कर रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट उसका पैसा पे कर रही है। जी बिल्कुल। देखिए कि पूर्व नागपुर के करीब करीब 75 से 78% कैमरेज ये बंद हैं। अब स्मार्ट सिटी का डिंडोरा पीटकर पूरे शहर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैमरेज लगाए गए, उसके करोड़ों रुपए एल&टी कंपनी को दिए गए। अब जब पूर्व नागपुर के 75% कैमरे बंद हैं तो पूर्व नागपुर की जनता की सुरक्षा का क्या? वो सुरक्षा तो हवा में है। विधायक महोदय के पास ये जानने का भी वक्त नहीं है कि अगर सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों बंद है। अरे आप वहां के जनप्रतिनिधि है ना, आपको लोगों ने चुन के क्यों दिया है? आप जनप्रतिनिधि, आप नहीं उनको अगर अच्छी सेवा देंगे तो कौन देगा? और जनता आपसे अपेक्षा नहीं करेगी तो किससे करेगी? लेकिन विधायक महोदय के पास उसके लिए भी टाइम नहीं। करोड़ों रुपए एल&टी कंपनी ने उठा लिए, मैंने उस विषय को उठाया, तब जाकर स्मार्ट सिटी कहीं थोड़ा बहुत उसमें कुछ कर पा रही है, वो भी मेरे विषय उठाने के बाद। तो मुझे लगता है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को जनता देख रही है कि वो जनप्रतिनिधि हमारे क्या काम का है। मैम, आने वाले अभी विधानसभा चुनाव पास ही में है, आपको क्या लगता है कि पूर्व नागपुर की क्या क्या समस्याएं हैं जो अगर आभा पांडे मैडम वहाँ पे लीड करती है तो क्या क्या समस्याएं हैं जो आपको लगता है आप आने वाले समय में सुलझा सकती है? देखिए, एक सबसे बड़ा विषय जो है वो पूर्व नागपुर में भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड। जी। विधायक महोदय कहते हैं कि मैं 3 टर्म का एमएलए हूँ, मैं 15 साल से वहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में मैं विधायक हूँ, लेकिन विधायक महोदय ने ये प्रयास कभी भी नहीं किया कि पूरे शहर का कचरा इकट्ठा कहाँ होता है, तो पूर्व नागपुर में। क्या पूर्व नागपुर की जनता ने का क्या इसमें यह है कि पूर्व नागपुर में सारा कचरा डंप होता है और उसकी दुर्गंध से या वहाँ जो फैले हुए कचरे से जो भी पर्यावरण के दृष्टिकोण से लोगों के सेहत पे जो असर हो रहा है, वो खामियाजा केवल पूर्व नागपुर की जनता क्यों भुगतेगी? जिस जिस विधानसभा का क्षेत्र का कचरा है वहां वहां वो कचरा जाना चाहिए। मैं विधायक महोदय से पूछना चाहती हूँ कि आपने एक बार भी भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड का विषय विधानसभा के सभागृह में रखा? आपने नहीं रखा। आपने अभी 1 महीने पूर्व आपने जब देखा कि विरोध होना शुरू हुआ है, तब आपने एक वर्तमान पत्र में ये खुद ही जाहिर किया कि वहां पर 0 बफर जोन हो गया। मैं आज चैलेंज के साथ कहती हूं कि अगर 0 बफर जोन आपने किया है तो वो कागजात आपने लोगों के सामने रखना चाहिए कि आपने भांडेवाड़ी का जो एरिया है वो 0 बफर जोन किया है। लेकिन आप कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले
आपने जिस तरह से कहा कि आप क्या क्या करेंगी, तो मैं ये करूंगी कि पूर्व नागपुर में जो भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड है, वहां केवल पूर्व नागपुर का कचरा जाए, वहां पूरे विधानसभा क्षेत्रों का कचरा नहीं रहना चाहिए, और वो कचरा कैसा जल्द से जल्द पूरा खत्म हो सकता है, क्योंकि यंत्रणाएं लगी हैं। नागपुर महानगर पालिका करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा? कोई जनप्रतिनिधि का दबाव नहीं है। क्यों दबाव नहीं डाल पाते जनप्रतिनिधि? तो ये डंपिंग यार्ड का एक विषय है। दूसरा विषय ये है कि आज भी पूर्व नागपुर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सेप्टिक टैंक हैं। जो पहले के जमाने में सेप्टिक टैंक हुआ करते थे, आज उस सेप्टिक टैंक से इतनी ज्यादा परेशानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वहां की जनता भुगत रही है उस त्रासदी को कि इस पर हम काम करेंगे। तीसरा विषय यह है कि एक 24/7 करके योजना आई थी नागपुर शहर में कि हम 24 घंटे 7 दिन पानी देंगे, लेकिन पूर्व नागपुर के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जो नॉन नेटवर्क एरिया है, आज भी करीब करीब 27 टैंकर रोज चलते हैं, जिनकी 7-7 फेरियां होती हैं। तो मैं विधायक महोदय से पूछना चाहती हूं कि 15 वर्षों में आखिर आपने किया क्या? 2012 में OCW नाम की कंपनी आई जो करोड़ों रुपए महीने के उठाती है, हमारी जनता का पैसा उसमें जाता है, लेकिन आज भी 24 मिनट भी कई इलाकों में पानी नहीं आता। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर टैंकों से पानी की आपूर्ति होती है। तो आखिर ऐसा क्यों? इस पर भी हम काम करेंगे। चौथा विषय ऐसा है कि स्मार्ट सिटी, एक बहुत अच्छा सपना विधायक महोदय ने स्मार्ट सिटी के नाम से लोगों को दिखाया, लेकिन भाई साहब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्मार्ट सिटी में करीब 1,15,000 लोग निवास करते हैं, और बहुत ही लोगों ने उसका बहुत अभिनंदन किया विधायक महोदय का, हमारे मंत्री महोदय का, कि भाई आप स्मार्ट सिटी लेकर आए हैं। लेकिन जब इसकी हकीकत जाननी चाहिए तो मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट बताती हूँ कि एक होता है टाउन प्लानिंग स्कीम, एक होता है रीजनल प्लान, एक होता है डेवलपमेंट प्लान। तो जो रीजनल प्लान होता है और डेवलपमेंट प्लान होता है, ये दोनों के अंतर्गत किया जाने वाला विकास, इसमें जो भी जगह लोगों की जाती है तो उसमें लोगों को मुआवजा मिलता है। लेकिन ये विधायक महोदय, इसीलिए कहते हैं विधायक पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये विधायक महोदय जो लोग कहते हैं कि वो कम पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने अपने बुद्धि का उपयोग नहीं किया, और उसमें ऐसा हुआ कि उन्होंने टाउन प्लानिंग स्कीम ले आई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का जो संकल्प लिया था, जो 100 शहरों को चुना था, उनमें केवल 2 शहर ऐसे हैं जिनमें टीपी स्कीम लागू हुई। तो टीपी स्कीम लागू, और एक नागपुर और एक है नासिक। मुझे नहीं पता नासिक का क्या किसके वजह से हुआ, बट नागपुर में जो स्मार्ट सिटी, और मुझे बताइए स्मार्ट सिटी अगर लाना होता तो पश्चिम नागपुर लेकर जाते हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, या और भी कहीं जा सकता था। स्मार्ट सिटी जो है वो बाहरी क्षेत्र में होना चाहिए था, ना कि रिहायशी इलाकों में। लेकिन आप सपना दिखाकर आए थे कि बहुत कुछ होगा, लोगों ने भी बहुत अच्छा उसका स्वागत किया, लेकिन जब लोगों को पता चला कि यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम से जो धंधा किया जा रहा है, जो विधायक महोदय खेल खेल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें बेघर करने के लिए है। और मैं आपको बताती हूँ भाई साहब, वहां पर जिन सड़कों का निर्माण किया गया, जिन पुलों का निर्माण किया गया, आधे आधे पुल अधूरे छोड़ दिए गए। आज इतने बारिश का कहर है, उस बारिश में केवल 3-3, 4-4 घंटे की बारिश में वहां के पूरे रास्ते भर जाते हैं, 5-5 फीट पानी है। ऐसा कैसा विकास है आपका? तो आपने जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया, ये लोगों को बेघर करने के लिए दिखाया? आपने ये स्कीम क्या लोगों को बेघर करने के लिए लाई? नहीं, हम जब आशियाना लोगों का बनाने के लिए हमने काम करना चाहिए, ना कि किसी को बेघर करने के लिए, ना कि किसी के आशियानों को उड़ाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्मार्ट सिटी में भी जो कुछ अच्छा हो सकता है मेरे नॉलेज के हिसाब से, या हम प्रशासन के साथ मिलकर क्या अच्छा कर सकते हैं, उसमें हम वो करेंगे। वहां पर नाग नदी का जो पुल है स्मार्ट सिटी के एरिया में, वहां पर वो दीवार तोड़ दी गई
क्योंकि हमें पुल बनाना है बोले। वहां से पुल का निर्माण करते वक्त दोनों तरफ की दीवार वो कर दी, साई नगर जो माडा कॉलोनी है वो एरिया और दुर्गा नगर, दोनों दीवारें तोड़ दी। जनप्रतिनिधि महोदय का कहीं कोई अंकुश नहीं काम पर, बेढंग तरीके से कॉन्ट्रैक्टर को मन मर्जी आए वो वैसा काम कर रहा है। टाइम बाउंड जो उसको लिमिटेशंस दिए, उसके टर्म्स कंडीशंस दिए एग्रीमेंट में, उस हिसाब से वो काम नहीं कर रहा। फिर विधायक महोदय क्यों सोए हैं, क्यों नहीं जागे विधायक महोदय? आखिर विधायक महोदय के सोए रहने से 3 घंटे की केवल बारिश जो आई नागपुर शहर में, उसमें साई नगर, माडा कॉलोनी और दुर्गा नगर, इन दोनों में जो पानी भरा है वो पानी 5-5 फीट तक लोगों के घरों में पानी बहा। लोग अपने घरों की छत पर थे, रात तक लोग नीचे नहीं आए, उनके खाने का कोई इंतजाम नहीं हुआ। तो आखिर ये जनप्रतिनिधि की भूमिका है। हमने एक अच्छा काम करना चाहिए, हमने मूलभूत सुख सुविधाएं देनी चाहिए। एक ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जिसके पास विकास हो, जिसके पास टाइम बाउंड प्रोग्राम करने का विजन हो। देखिए, एक जनप्रतिनिधि होता है जिसके पास विजन भी होता है और वजन भी होता है। ये दोनों बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि जनता जब मतदान करती है तो वो एक सपना देखती है कि नहीं, मेरे क्षेत्र में मूलभूत सुख सुविधाएं मुझे मुहैया कराई जाएगी, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, मेरे बच्चे जो हैं जो सुशिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए कहीं रोजगार की संधि उपलब्ध होगी। लेकिन ऐसा कहीं भी पूर्व नागपुर में दिखाई नहीं देता। एक साई नाम का प्रोजेक्ट लाया गया, वो भी आदरणीय गडकरी साहब लाए, लेकिन उसे भी मूर्त रूप विधायक महोदय नहीं दे पाए। 2016 में उसका भूमि पूजन किया गया और सपने दिखाए गए खिलाड़ियों को कि पूर्व नागपुर में एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेवल का एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का हम ये मैदान बनाने जा रहे हैं जहां पर सारे स्पोर्ट्स होंगे। लेकिन दुख की बात है कि 2016 को भूमि पूजन हुआ और आज 2024 चल रहा है, लेकिन आज तक उसकी कंपाउंड वॉल भी पूरी नहीं हुई। तो तब क्या कर रहे थे विधायक महोदय? क्यों नहीं जागे? आपने जागना चाहिए था। लेकिन तो ये सारी जो बातें हैं उस पर हम अच्छा काम करेंगे। और देखिए, मैं तो फील्ड वर्कर हूँ, मैंने कभी अपने ऑफिस में बैठकर काम नहीं किया, मैं हमेशा फील्ड में रही। मुझे जनता ने समस्या बताई, मैं तुरंत वहां जाती हूँ, तुरंत अधिकारी कर्मचारियों को बुलाती हूँ, प्रशासन के साथ मीटिंग लेके क्या उसमें अड़चन है, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें समझ के उसको किस तरह से कार्यान्वित किया जा सकता है, वो उसके लिए मैंने हमेशा प्रयास किया है। और देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2019 में मैंने विधानसभा चुनाव जो होने वाले थे 19 में, उसमें मैंने पर्चा भरा था, फॉर्म भरा था, मुझे प्रत्याशी होना था। लेकिन उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई कि मुझे वो पर्चा मेरा वापस लेना पड़ा। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से हर व्यक्ति को पूर्व नागपुर के ये बताना चाहती हूँ, ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपकी समस्याओं को छुड़ाने के लिए मैं अब इस बार चुनाव लड़ने वाली हूँ। ये मैं उनको यहाँ विश्वास दिलाती हूँ। मैं कहीं भी डगमग नहीं होंगी, क्योंकि मैंने ये काम शुरू कर दिया है। 2019 को जब हमने फॉर्म भरा था, तब से लेकर मैं पूर्व नागपुर की जनता के साथ संपर्क में हूँ, उनकी समस्याओं को हमेशा छुड़ाने का प्रयास किया है और हमेशा उनके साथ मेरा संपर्क बना हुआ है। पूर्व नागपुर की जनता की जो भी समस्याएं रही है उसमें मैंने जानने की कोशिश की है, उसको छुड़ाने की कोशिश की है। कई जो विषय थे उसको नागपुर महानगर पालिका के सदन में लाकर उनको छुड़ाया गया है। तो देखिए, एक और क्या क्वालिटी चाहिए एक आमदार के चुनाव लड़ने के लिए, एक क्या क्वालिटी चाहिए? 22 साल का प्रशासनिक अनुभव है मेरे पास, 22 साल मैंने फील्ड में काम किया है, 22 साल में मैंने समझा है क्या मूलभूत सुख सुविधाएं होती हैं, 22 साल में मैंने समझा है प्रशासन के साथ काम करते वक्त कैसी अड़चनें आती हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। 22 साल में मैंने ये समझा है कि व्यक्ति जो समस्या लेकर आता है उसको कैसे छुड़ाया जा सकता है। एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार, आपने आज तक चौथी पास है कि फेल है पता नहीं, लोग कहते हैं, खैर मुझे उस विषय में जाना नहीं, लेकिन एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेडी अब आपके
क्षेत्र में आ रही है। आप जिससे भली भांति परिचित हैं। मेरी मेहनत आपने स्वयं देखी है। मैं 18-18 घंटे काम करती हूँ, मैं लोगों के बीच में जाके काम करती हूँ। तो जो फील्ड वर्कर है, जो काम करता है, जिसके पास प्रशासनिक अनुभव है, और लोगों जनता का मुझे आग्रह है कि कुछ भी करिए लेकिन इस बार आपको हमारे लिए चुनाव लड़ना है। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं जनता के हित में, जनता के आग्रह पर मैं पूर्व नागपुर के मैदान में दिखूंगी, और यही मैं विश्वास पूर्व नागपुर की जनता को आपके चैनल के माध्यम से दिलाना चाहती हूं कि इस बार मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं हटने वाली हूं। मैं मैदान में दिखूंगी और आपको कंधे से कंधा मिलाकर मेरी संघर्ष की लड़ाई आपको पूरी करनी। मैडम, इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति। बहुत सारी इफ्स एंड बट्स होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो आभा पांडे जी ने खुद को कैसे तैयार किया है इन सब चीज़ों की वजह से, और किस तरीके से, अगर तो आप जीतते हैं तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये वादा कर सकते हैं कि जो जो आप यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं वो सब आप पूरे करेंगे? देखिए, मैंने आज तक जितने चुनाव लड़े जी, मैंने जो जो लोगों से कमिटमेंट किए थे जी, वो कमिटमेंट पूर्ण करने वाली मैं नगर सेविका रही हूँ। जी, और मैं अगर वचन देती हूँ तो उसे हमेशा पूरा करती हूँ। मैं ऐसी जनप्रतिनिधि हूँ। तो मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं जिन संकल्पों के साथ, जिस ध्येय के साथ मैं पूर्व नागपुर में आ रही हूँ, मैं उन सभी संकल्पों को पूर्ण करूँगी। ये मैं पूर्व नागपुर की जनता से वादा करती हूँ। और जिस तरह से आपने कहा कि आप महायुति में हैं, ये लड़ाई होगी, वो लड़ाई होगी, मानती हूँ मैं कि मैं भी महायुति का हिस्सा हूँ। लेकिन मैंने अपने नेता महोदय को भी बताया कि मेरी तैयारी बहुत आगे तक जा चुकी है। आप अगर टिकट लाएंगे तो भी मैं जनता के सामने खड़ी रहूंगी। आप अगर नहीं ला पाए तो भी जनता के आग्रह पर मुझे मैदान में खड़ा रहना पड़ेगा। तो मैंने उनसे ये कहा है। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे लास्ट? और अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या पॉलिटिकल टॉक पर आपको हम लोग फिर से एक बार इनवाइट करेंगे जीतने के बाद? बिल्कुल। देखिए, मैं जनता से ये कहना चाहूँगी कि मेरी लड़ाई ये आपकी लड़ाई है जी, और ये संघर्ष भरी लड़ाई होने वाली है। और मेरा काम आपने देखा है, मेरा संघर्ष आपने देखा है। एक वक्त ऐसा था जब मैं किसी पार्टी में नहीं थी, लेकिन मेरी जनता मेरे साथ खड़ी थी। तो जिस तरह से 2017 के नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में मेरी जनता मेरे साथ थी, मुझे विश्वास है मेरे काम पर, मेरी मेहनत पर और मेरी जनता पर कि 2024 के विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें पूर्व नागपुर की जनता इस बहन के साथ खड़ी रहेगी। और निश्चित रूप से अगर जनता मेरे साथ खड़ी रही तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। ये मैं आपसे कहती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि अगर मुझे मौका मिला विधायक के रूप में काम करने का, तो जिस तरह से मैंने इस शहर में दिखाया कि एक निगम पार्षद क्या नहीं कर सकता, उसी तरह से मैं ये दिखाना चाहती हूँ पूरे महाराष्ट्र को कि एक विधानसभा सदस्य क्या नहीं कर सकता। निश्चित रूप से आपने कहा कि अगर आप चुन के आई तो आप फिर से टॉक शो में आएंगी। निश्चित रूप से आप बुलाएंगे तो हम आएंगे, आपने नहीं भी बुलाया तो हम आपसे मुलाकात करने ज़रूर आएंगे। क्योंकि देखिए, आप भी फील्ड वर्कर हैं, आप भी एक जनता के बीच में आप काम करते हैं। तो आप लोगों से भी कई चीजें हमें सीखने मिलती है कि हमें काम किस दिशा में करना चाहिए। कई लोग आप लोगों के भी संपर्क में रहते हैं, तो हम उस दृष्टिकोण से भी काम करेंगे। और पूर्व नागपुर में मूलभूत सुख सुविधाएं देने, अच्छा रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये मेरा मुख्य मोटो रहेगा और मैं इस पर बहुत काम करूंगी। यही मैं अपने पूर्व नागपुर की क्षेत्र की जनता से वादा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारे लिए बहुत वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि पूर्व नागपुर की जनता भी आपका उसी तरीके से साथ दे जिस तरीके से अब तक वो आपको साथ देते आई है। तो ये थे आभा पांडे मैम, जो कि बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। आप लोगों ने जो हमारे से सवाल पूछने को बोले थे वो सारे सवाल हमने आभा मैम से पूछने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की उनसे कि उनकी क्या रणनीति है आने वाले चुनाव को लेकर और क्या उनका डेवलपमेंट प्लान है। पॉलिटिकल टॉक पे आगे बात करेंगे, किसी और हस्ती से, किसी और पॉलिटिकल नेता से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र की।